रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बिजली एक बहुत ही बड़बोली लड़की थी। वो हमेशा अपने किसी भी चीज को ठीक करने के लिए कोई ना कोई तरकीब लगाती रहती है। बिजली की अब शादी की भी उम्र हो रही थी, इसलिए उसकी माँ बिजली के लिए लड़का देखना शुरू कर देती है। और जैसे ही एक अच्छे घर का लड़का बिजली के लिए मिलता है, उसकी माँ लड़के वालों से शादी की बात चला देती है और दोनों परिवार की आपसी सहमति से कुछ ही दिनों बाद दोनों की शादी भी हो जाती है। शादी के बाद बिजली अपने ससुराल को बहुत अच्छे से संभाल लेती है। उसकी सास और उसका पूरा परिवार बिजली से बहुत खुश रहता है। कुछ दिनों बाद बिजली की सास महिमा अपने कमरे में जाती है और जैसे ही लाइट ऑन करती है, लेकिन लाइट ऑन नहीं होती। महिमा बिजली को बुलाती है और बोलती है, अरे बहू, ये देख घर में लाइट आ रही है, लेकिन मेरे ही कमरे में क्यों नहीं आ रही है? जरा बिजली वाले को फोन करके बुला ले। पता नहीं कौन सी दिक्कत आ गई है अब इसमें। अरे माँ जी, इसमें कौन सी बड़ी बात है, आप हटिए, मैं देखती हूँ अब इसको कौन सा बुखार हो गया है। अरे ये सब तुझे कहाँ पता होगा? मैं बोल रही हूँ बिजली वाले को बुला ले। खामखा ठीक करने के चक्कर में कहीं पूरे घर की लाइट ना उड़ा दे तू। चल अब बुला ले, यहाँ खड़ी होकर बात क्या कर रही है? माँ जी, आपने अपनी बहू को कम समझा है क्या? हमारा नाम भी बिजली है, अच्छे अच्छे की बत्ती जलाई है, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, अभी कर देती हूँ वो तो मैं। तुझे ये सब करना आता है? ये कहाँ से सीखा तूने? हमें तो पता भी नहीं था। अरे हमने अपने मायके में बहुत बार ये सब किया है। आप बस टेंशन फ्री हो जाओ और देखो अपनी बिजली बहू का कमाल, कैसे आपके कमरे की बिजली लेकर आती हूँ मैं। महिमा बैठ जाती है और बिजली अपना काम शुरू कर देती है और थोड़ी देर बाद जैसे तैसे करके वो ठीक कर देती है। और जैसे ही ऑन करती है, महिमा के कमरे में लाइट आ जाती है। ये देखकर महिमा बिजली से बोलती है, अरे वाह, मेरी बहू तो कोई ऐसी वैसी बहू नहीं, बल्कि एक इलेक्ट्रीशियन बहू है। सही है, घर में छोटे मोटे बिजली का काम तो तू ही कर देगी, है ना? आप तो बस देखती रहो, छोटे मोटे क्या, मैं तो बड़े बड़े भी काम कर सकती हूँ। अच्छे से आता तो नहीं है, लेकिन अपना जुगाड़ बनाकर कर ही लेती हूँ मैं। जितना आता है ना उतना ही बहुत है। कहीं ठीक करने के चक्कर में करंट ना लग जाए कभी, इसलिए इतना भी मत करियो, ठीक है ना? आप उसकी टेंशन मत लो, हमारी माँ ने हमारा नाम बिजली ऐसे ही नहीं रखा है। बिजली के हाथों में बिजली है, बिजली। चल अब बहुत कर लिया बिजली बिजली, मान गई मैं, तू मेरी इलेक्ट्रीशियन बहू है, लेकिन अब जा मेरे लिए चाय बना दे। बिजली महिमा के लिए चाय बनाने चली जाती है और ऐसे ही घर में जो कुछ भी खराब होता है बिजली ठीक करने लगती है। और उसको ऐसे करते देख कोई उसे मना भी नहीं करता है। काफी दिनों तक घर में सब ठीक चल रहा था। कुछ दिनों बाद बिजली मिक्सी को खोल खाल के ठीक कर रही होती है। तभी वहाँ उसकी ननद मिनल आती है और उसे मिक्सी को खोलते और ठीक करते हुए देखकर बोलती है, भाभी, ये क्या कर रही हो? मिक्सी इतनी ठीक ठाक चलती है, लेकिन आपने इसे खोलकर क्यों रख दिया? अरे घर में इतने दिनों से सब ठीक ही चल रहा था और हमें कि खाली बैठे बैठे बोर हो रहे थे, इसलिए हमने ये सोचा कि मिक्सी के अंदर की सफाई कर दूं। लेकिन ये तो ठीक ही है, अब आपने खोल दिया है तो वापस कैसे ठीक होगी? और इसकी क्या सफाई करनी है? ये तो साफ ही है। साफ तो है, लेकिन अंदर से नहीं है ना, इसलिए अंदर से कर रही हूँ। और आप टेंशन मत लीजिए, हमें ना आपकी बिजली भाभी अभी ठीक कर देगी। बिजली मिक्सी को खोल देती है, लेकिन उससे बाद में मिक्सी ठीक नहीं होती है। और ये सब देखकर मिनल अपनी माँ को बुलाती है और उसे बताती है। तभी महिमा गुस्से में बोलती है, अरे बहू, ये क्या कर दिया? सत्यानाश हो तेरा। तुझे किसने बोला था बिना बात के इलेक्ट्रीशियन बनने के लिए? अब देख, इतनी महंगी मिक्सी का नाश मार दिया। अब कहाँ गया तेरे अंदर का इलेक्ट्रीशियन? अब ठीक करना मिक्सी को। माँ जी, हम तो ठीक कर रहे थे, लेकिन पता नहीं ये क्या हो गया। अब क्या करें, ये तो पूरी खराब हो गई और ऐसी खराब हुई है कि ठीक भी नहीं हो सकती। हाँ तो होगी ही ना, अच्छी खासी चीज को खोल कर रख देगी तो यही होगा ना। पता नहीं कौन सी घड़ी में ये इलेक्ट्रीशियन बहू ले आई मैं। ऐसे तो ये पता नहीं कब और क्या खोल कर रख देगी। माँ जी, अब तो मैं आ ही गई हूँ, अब तो ये बिजली जाने से रही। छोड़ो माँ, आप भी क्या बात कर रहे हो? और भाभी, आप आज के बाद ऐसा कुछ मत करना। देख रही हो ना क्या कर रही थी और क्या हो गया। बिजली को मिक्सी खोल देने पर बहुत सुनने को मिलता है, लेकिन बिजली अपनी हरकतों से कैसे बाज आती, इसलिए बिजली फिर आए दिन कुछ न कुछ करती रहती थी। कभी घर की लाइट भगा देती तो कभी ट्यूबलाइट फ्यूज कर देती। हमेशा उसे अपने इलेक्ट्रीशियन वाली हरकत को लेकर कुछ न कुछ सुनने को मिलता रहता। कुछ दिन बाद बिजली के घर का फ्रिज खराब हो जाता है तो महिमा बिजली को बुलाते हुए बोलती है, अरे बहू, तूने इस बार फ्रिज के साथ क्या छेड़छाड़ की है? अब फ्रिज खराब हो गया है, तुझे कितनी बार मना किया है, लेकिन तुझे कभी सुनना ही नहीं होता है।
लेकिन माँ जी हमने क्या पहले मिक्सी खराब करके चैन नहीं पड़ा था? पैसे क्या पेड़ पे उगते हैं? इतना महंगा सामान आता है और तू है कि अपने इलेक्ट्रिशियन बनने के शौक को पूरा करने में लगी रहती है। आप यही रुको, हम देखते कि फ्रिज क्यों खराब हो गया है। खराब करके बोल रही है कि हम देखते हैं। बिजली महिमा के मना करने के बाद भी फ्रिज को देखती है और उसे ठीक करने लगती है। थोड़ी देर तक ठीक करने के बाद फ्रिज ठीक हो जाता है और फिर बिजली महिमा से बोलती है, माँ जी हमने कुछ नहीं किया था, ये तो खुद अपने आप ही खराब हुआ। आप बिना बात के हमको सुना रहे थे। रहने दे, सब जानती हूँ मैं। तेरे अलावा घर में किसको शौक है बिना बात के सामान खोलने का? अब खराब कर दिया तो बोल रही है हमने नहीं किया। अरे माँ जी सच में यहाँ देखो, तार चूहे ने काटा था तो हमने ये तार प्लग से लगा दिया और हो गया फ्रिज ठीक। अब बताओ चूहे ने गलत किया है तो हम कैसे गलत हुए? चलो, मेरी इलेक्ट्रिशियन बहू बस सामान को खराब करना नहीं बल्कि कभी कभी उसे ठीक करना भी जानती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तू वापस अपनी कारीगरी दिखाए और फिर कुछ खोल कर बैठ जाए। अब कुछ करने की सोच मत लियो। तेरे तो कारनामे से ही डर लगता है। ऐसा लगता है कब क्या फोड़ देगी, इसलिए अभी बोल रही हूँ मैं, कुछ मत करियो, ठीक है ना? माँ जी आप भी ना हमारे टैलेंट पर शक मत किया करो। एक आध बार तो सबसे गलती हो ही जाती है, वो तो हमसे भी हो गई, लेकिन अब की बार पक्का कोई गलती नहीं करेंगे। आपका फ्रिज तो ठीक हो गया ना माँ जी, तो बस आराम करो, घबराओ क्यों रही हो? बिजली वहाँ महिमा की बात तो मान लेती है, लेकिन बिजली अपनी हरकतों में सुधार नहीं लाती है। फिर एक दिन बिजली पूरे घर की लाइट बंद करके बाहर बोर्ड को अपने हिसाब से और ठीक करने में लगी थी और ठीक करने के बाद अंदर आती है और जैसे ही लाइट जलती है उसे जोर से करंट लगता है और वो चिल्लाती है। वहाँ उसकी आवाज सुनकर मिनल और महिमा आते हैं और महिमा बोलती है, अरे क्या हुआ? इतनी जोर से क्यों चिल्ला रही है? और सारी लाइट क्यों बंद कर रखी है? रुक, मैं पहले लाइट ही जलाती हूँ, अंधेरे में कहीं गिर गई होगी। नहीं माँ जी लाइट मत जलाओ, मुझे करंट लग गया, तभी तुम इतनी जोर से चिल्लाई। लेकिन करंट लगा कैसे? फ्यूज तो ठीक है ना? माँ जी वो मैं बोर्ड ठीक कर रही थी, शायद कोई तार इधर उधर हो गई इसलिए मुझे करंट लग गया। तो भाभी आपको कितनी बार बोला है ठीक चीजों में क्यों खराबी करती रहती हो? और माँ आप अपनी इस इलेक्ट्रिशियन बहू को कुछ तो समझाओ। देखो ना अभी तो भाभी को इतनी तेज करंट लगा और ऐसे तो कुछ भी हो सकता था ना। हाँ बहू, तुझे थोड़ा सोचना चाहिए ना। तेरे बिना बात के ऐसे करने से कोई अनहोनी भी हो सकती है। खराब चीजों को ठीक करना समझ आता है, लेकिन तू तो अच्छी खासी चीजों को भी खराब कर देती है। मानती हूँ तुझे थोड़ा बहुत आता है। तुझे एक दो बार इलेक्ट्रिशियन बहू क्या बोल दिया, तू तो पूरी इलेक्ट्रिशियन बन गई। हाँ माँ जी मुझे आपकी बस समझ आ गई, अब ये बिजली कभी बिजली से छेड़छाड़ नहीं करेगी। इलेक्ट्रिशियन बहू बस कुछ ही चीजों में सीमित है। मुझे माफ कर दो, मैंने अपनी वजह से अपना ही नुकसान कर दिया, इतनी जोर से करंट लगा लिया। बिजली को समझ आता है जो बिना बात के वो चीजों को खराब करके बनाने में लगी रहती है और इलेक्ट्रिशियन बहू बिजली उसके बाद बस घर के काम में ही अपना दिमाग लगाती है। वैसे नहीं, आप बताइए आपको कैसी लगी हमारी इलेक्ट्रिशियन बहू? आप भी तो घर में ऐसा कुछ न कुछ करते हैं ना, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। कुहू और विशाल दोनों ही एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। दोनों ने काफी मुश्किलों और नाराजगियों का सामना करते हुए अपने अपने घर वालों को शादी के लिए मना लिया था। अब दोनों के परिवार वाले शादी की डेट को फिक्स करने के लिए एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं। विशाल अपनी माँ निशा और पापा केशव के साथ, इसी के साथ कुहू अपनी माँ मंजू और पिता हरिराम के साथ रेस्टोरेंट में आती है। तभी मंजू बोलती है, बहन जी अब बच्चों ने फैसला कर ही लिया है तो हम शादी में देर नहीं करते हैं, जल्दी करवा देते हैं। ऐसे ही सब लोग बातें करते हैं और एक शादी की डेट फिक्स कर देते हैं। सभी लोग अपने अपने घर आ जाते हैं। तभी विशाल जल्दी से कुहू को कॉल करता है और बोलता है, बहुत बहुत मुबारक हो मेरी होने वाली बीवी। थैंक यू मेरे होने वाले पतिदेव, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। यार 1 महीना क्यों है बीच में, मुझसे तुम्हारे बिना रहा नहीं जा रहा। जरा इंतजार का मजा लीजिए, शादी हो जाए फिर जी भर के प्यार कीजिए। चलो तुम आराम कर लो और अपना ख्याल रखना जान। ओके डार्लिंग। इतना कहकर दोनों कॉल को कट कर देते हैं। दोनों घरों में शादी की तैयारियां शुरू हो जाती है। सभी रिश्तेदारों को कॉल किया जाता है, घर की साज सजावट की जाती है। ऐसे ही कुहू के घर शादी के कार्ड प्रिंट होके आते हैं जो कि ब्लू कलर के थे। मंजू पहला कार्ड मंदिर में और दूसरा कार्ड विशाल के घर लेकर जाती है। जैसे ही निशा कार्ड का रंग देखती है
तो बुरा सा मुंह बनाती है और बोलती है, अरे बहन जी, ये क्या आप शगुन कर दिया? क्या हुआ समधन जी? आपको नहीं पता क्या कि शादी का कार्ड नीले रंग का नहीं होता है? अरे नीला रंग शुभ नहीं होता है। अरे समधन जी, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं सुना। तो मैं बता देती हूँ, आप एक काम करो, दोबारा से कार्ड छपवाओ, वो भी किसी लाल गुलाबी रंग के। और हाँ, थोड़ा महंगा कार्ड छपवाना, सस्ता नहीं। मंजू हाथ में मिठाई और कार्ड लिए वापस आती है और गुस्से में बड़बड़ाने लगती है। तभी कुहू बोलती है, माँ क्या हुआ? आप ऐसे दांत क्यों पीस रही हैं? आप तो विशाल के घर पे शादी का कार्ड देने गई थी ना, क्या हुआ? हाँ गई थी, पर तेरी सास है ना, उसके तो नखरे ही खत्म नहीं होते। शादी के कार्ड ब्लू नहीं पिंक होने चाहिए। अब दोबारा छपवाने पड़ेंगे सारे। माँ छपवा दो ना दूसरे कार्ड, आपकी लाडली की शादी है। हाँ हाँ, लाडली की शादी है तो क्या पैसा पानी की तरह बहा दूं? पता नहीं क्या चोचलेबाजी करती है तेरी सास। मंजू बुरा सा मुंह बनाकर वहाँ से चली जाती है और शादी के कार्ड को दोबारा से प्रिंट करवाने के लिए दिया जाता है और दोबारा से सभी रिश्तेदारों में बांटा भी जाता है। ऐसे ही सगाई की रस्म के लिए कुहू अपने परिवार के साथ विशाल के घर आती है। निशा सभी का खुशी से स्वागत करती है। लड़का लड़की को स्टेज पर बैठाया जाता है और सगाई की रस्म शुरू की जाती है। निशा और मंजू विशाल और कुहू को सगाई की अंगूठी देती हैं। सबसे पहले कुहू विशाल को अंगूठी पहनाती है और जैसे ही विशाल कुहू को अंगूठी पहनाने लगता है, तभी उसे छींक आती है और उसके हाथ से रिंग गिर जाती है। तभी मंजू बोलती है, अरे विशाल बेटा, ये क्या कर दिया? शुभ काम में छींक मार दी? अरे वो एकदम से आ गई। अरे कोई बात नहीं, ये तो नेचुरल ही है, किसी को भी आ सकती है। क्यों बहन जी, अगर आपके लिए ब्लू कलर का कार्ड अशुभ हो सकता है तो मेरे लिए ये छींक अशुभ है। माँ रहने दो ना, क्यों बात को बढ़ा रही हो? अरे पहले कोई ये बताओ कि मेरे हाथों से छूटकर रिंग कहाँ गई? ये लीजिए, एक और अपशगुन कर दिया, सगाई की अंगूठी ही खो दी। जी, आपकी बेटी ने गंदा परफ्यूम लगाया है, जिसके महक से मेरे बेटे को छींक आ गई और अंगूठी गिर गई। अरे अपने बेटी की गलती छुपाने के लिए मेरी बेटी पर नाम न लगाओ। ऐसे ही निशा और मंजू में बहस होने लगती है, जिसे देखकर विशाल और कुहू अपनी अपनी माँ को चुप करवाते हैं। दोनों की कोशिशें बेकार हो जाती है। तभी विशाल की नजर नीचे गिरी हुई सगाई की अंगूठी पर जाती है और वो जल्दी से उसे उठाकर बोलता है, माँ, सासू माँ, शांत हो जाओ, अंगूठी मिल गई है। देखा, मेरे बेटे ने ढूंढ ली ना अंगूठी। तो कौन सा कद्दू में तीर मार दिया? वो भी तो उसने ही थी। सासू माँ, माँ प्लीज, क्या आप दोनों बच्चों की तरह स्यापे कर रहे हो? मान जाओ ना, हमारी सगाई करवा दो, बाकी के रिश्तेदार इंतजार कर रहे हैं। कुहू की बातें सुनकर निशा और मंजू शांत हो जाते हैं और कुहू और विशाल की सगाई करवाते हैं, जिसके बाद सब अपने अपने घर वापस जाते हैं। कुछ दिन बाद कुहू की हल्दी की रस्म हो जाती है। मंजू विशाल के घर की हल्दी का इंतजार कर रही होती है। तभी विशाल का भाई हल्दी लेकर कुहू के घर आता है और चाय नाश्ता करके वहाँ से चला जाता है। हल्दी देखकर मंजू बोलती है, हाय हाय, ये हल्दी है या मुल्तानी मिट्टी? माँ, आप भी कुछ भी बोलती हैं, हर चीज में बस कमी निकालती हैं। अरे लगा दीजिए ना आप। हाँ हाँ, तो अभी से उनकी सगी हो रही है। बेटा, मैं फिर से कह रही हूँ, तेरी सास बहुत चालू चीज है, तुझे बहुत नचाएगी। कहीं विशाल ने भी तेरा साथ न दिया तो? मेरे बच्चे, तू एक बार फिर से सोच ले। मेरा तो दिल बैठा जा रहा है सोच सोच के। तुझे पक्का ये शादी करनी है ना? माँ कुछ भी मत बोलो, शादी करनी है मुझे, तभी तो आज हल्दी करवा रही हूँ अपनी। कुहू की बात सुनकर मंजू हल्दी की रस्म को शुरू करती है। रस्म में मौजूद औरतें ढोल बजाकर नाचना शुरू करती हैं और मंजू हल्दी कुहू को लगाकर रस्म की शुरुआत करती है। थोड़ी ही देर बाद रस्म पूरी हो जाती है और कुहू नहा धोकर विशाल को वीडियो कॉल करती है। कुहू को देखकर विशाल बोलता है, वाओ, क्या लग रही हो मेरी जान, कितना ग्लो कर रही हो तुम। तुम्हारे प्यार का असर है, देख लो कितना चमक रही हो। सच में जान, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। चलो बताओ, हनीमून पर कहाँ जाना है? टिकट बुक कर दूं? जहाँ तुम लेके जाओ वहीं चल दूंगी। कुहू कॉल को काट देती है। ऐसे ही दिन बीतते हैं और फाइनली शादी का दिन आता है। विशाल बारात लेकर कुहू के घर आता है। विशाल को मंडप में बिठाया जाता है और कुछ ही देर में कुहू भी
दुल्हन के जोड़े में सजी हुई मंडप में आती है और पंडित जी मंत्र पढ़ना शुरू करते हैं। सर्व मांगल्य मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके, वर वधु की मांग में सिंदूर डाले। विशाल कुहू की मांग को सिंदूर से सजा देता है, जिसके बाद पंडित जी बोलते हैं, अब वर वधु के गले में मंगलसूत्र डाले। विशाल जैसे ही थाल में से मंगलसूत्र उठाने लगता है तो देखता है कि उसमें तो मंगलसूत्र है ही नहीं। ये देखकर वो निशा से बोलता है, माँ मंगलसूत्र कहाँ है? बेटा यही होगा, ठीक से देख। माँ नहीं है। लो कर लो बात, फिर से अपशगुन कर दिया, मंगलसूत्र खो दिया। हाँ, सारे अपशगुन तो मैं और मेरा बेटा ही करते हैं। तुम्हारी बेटी में तो कोई कमी है ही नहीं। जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपका बेटा ही है जो छोटे बच्चों की तरह चीजें खोता फिरता है। मेरी बेटी ने आज तक कुछ नहीं खोया। तो अब खो देगी। नहीं करनी है आपकी बेटी से शादी। मैं अभी के अभी बारात लेके वापस जा रही हूँ। माँ जी ये मत करो। क्यों ना करूँ? अरे तुम्हारी माँ को हर चीज में कमी निकालने की आदत है। आज ये यहाँ है, कल तो तुम हमारे घर आके भी यही सब करोगी। हम क्या करेंगे तब? माँ बस करो, क्यों जरा सी बात को बढ़ा रही हैं आप? अरे विशाल बेटा, समझाता क्यों नहीं है अपनी माँ को कि जरूरत से ज्यादा ना बोला करे। अरे जब से शादी तय हुई है तेरी माँ की तो नखरे ही खत्म नहीं हो रहे। कभी ये कभी वो हद कर रखी है। बस बहुत बोल लिया सबने। मजाक समझ रखा है क्या शादी को? मैं शादी कुहू से ही करूँगा। आज मैं यहाँ उसे लेने आया हूँ तो लेकर ही जाऊँगा। हाँ माँ, और माँ जी आप भी। आप दोनों तो समझदार है ना, फिर भी बच्चों की तरह हरकतें कर रही हैं। और माँ आप एक मंगलसूत्र और लेकर आई थी ना मेरे लिए, तो आप वो दे दीजिए ना। पहनना तो मुझे ही है ना। और अगर आप लोगों को इतनी ही दिक्कत हो रही है ना हमारी शादी से, तो मैं और विशाल जाकर चर्च में शादी कर लेते हैं, भी ठीक रहेगा। कुहू और विशाल की बातें सुनकर निशा और मंजू का मुंह बंद हो जाता है और दोनों एक दूसरे से माफी मांगती हैं। जिसके बाद मंजू मंगलसूत्र लाती है और विशाल उसे कुहू को पहना देता है। और फाइनली इतने सारे स्यापे के बाद कुहू और विशाल दोनों की शादी हो जाती है। जोया और अमन दोनों ही एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे। उनके रिलेशनशिप को 2 साल हो चुके थे। दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे। ऐसे ही एक दिन जोया अमन का एक कैफे में बुर्का पहनकर इंतजार कर रही थी। करीबन 1 घंटे के बाद अमन उसके पास पहुंचता है और बोलता है, सॉरी यार, लेट हो गया। क्या सॉरी? हम नाराज हैं आपसे, हम आपसे बात नहीं करना चाहते। जोया माफ कर दो मुझे, आगे से ध्यान रखूंगा। चलो अब अपनी आंखें बंद करो। पर क्यों? करो तो। जोया आंखें बंद कर लेती है और फिर अमन उसे गरम गरम जलेबी खिलाता है और जोया ये देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और बोलती है, या अल्लाह, आप हमारे लिए गर्मा गर्म जलेबियाँ लेकर आए हैं। हाय, तभी आप इतना लेट हो गए। हाँ जोया, आप पागल हैं। आपने इतनी तकल्लुफ क्यों की? तकल्लुफ से नहीं, बहुत प्यार से लाया हूँ तुम्हारे लिए। अब खा लो जल्दी, वरना ठंडी हो जाएगी। जी जोया, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। अमन, हम आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं। जोया, अब हमें शादी कर लेनी चाहिए। कब तक हम ऐसे छुप छुप कर मिलेंगे? अमन, मिलना तो हम भी नहीं चाहते हैं ऐसे, पर हम आपसे निकाह भी तो नहीं कर सकते। हमारे परिवार वाले कभी इस बात के लिए नहीं मानेंगे। अगर उन्हें पता चल गया तो वो तो हमें जान से ही मार देंगे। जोया, तुम फिक्र मत करो, मुझ पर भरोसा रखो। तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा और शादी भी जरूर करेंगे। मैं आज ही अपने घर वालों से बात करने की कोशिश करता हूँ। जी अमन, ठीक है। अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा। अमन जोया को उसके घर से थोड़ा दूर छोड़ देता है और वो चली जाती है। जोया जब अपने घर जाती है तो उसकी अम्मी उसके रिश्ते की बात असद नाम के एक लड़के से तय कर रही होती है और वो ये देखकर अपने कमरे में चली जाती है। तभी उसकी अम्मी उसके पीछे पीछे उसके कमरे तक जाती है। अम्मी, आज तक हमने आपकी हर बात मानी है। आपने जैसा कहा हमने वैसा किया। आज एक बात आप हमारी भी मान लीजिए, हम ये निकाह नहीं कर सकते। हमें समझने की कोशिश कीजिए। अरे ऐसा क्यों बोल रही हो? किसी से मोहब्बत तो नहीं करती ना तुम? हाँ अम्मी, हम अमन से बहुत प्यार करते हैं और हम उनके बिना नहीं जी सकते। तुम्हारी ये मजाल, तुमने किसी से नापाक रिश्ता बनाया। जानती है ना, ऐसा नहीं हो सकता। कितने दंगे हो जाएंगे अगर हमारी बिरादरी को ये सब पता चला तो। जोया अपनी अम्मी की बात सुनकर जबरदस्ती
उस असद नाम के लड़के के आगे चाय नाश्ता लेकर चली जाती है। लेकिन शाम को वो अमन से मिलकर अपनी अम्मी की सारी बातें उसे बता देती है, जिसके बाद वो दोनों मंदिर में जाकर एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। शादी करके अमन उसे अपने घर ले आता है, जहाँ उसकी माँ सरोज अपने बेटे को एक लड़की के साथ शादी के जोड़े में देखकर तिलमिला जाती है और बोलती है, अमन, ये लड़की कौन है? माँ, ये जोया है। मैंने इनसे शादी कर ली है और अब से ये आपकी बहू है। क्या? अरे तूने शादी कर ली, वो भी एक मुस्लिम लड़की से? तेरा दिमाग तो ठीक है ना? माँ, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? और जोया बहुत अच्छी और तहजीब वाली लड़कियों में से है, वो आपको शिकायत का मौका नहीं देगी। तभी अमन और सरोज की बात सुनकर अमन की बहन डिम्पल बोलती है, माँ, भैया सही कह रही है। भैया भाभी को अंदर आने दीजिए। आ जाओ, मैं कौन सा अब मना कर दूंगी। भैया 1 मिनट रुकिए। डिम्पल उन्हें रोककर अंदर से आलते की थाली लाती है और जोया से आलते की थाली पर पैर रखवाकर उससे गृह प्रवेश करवाती है और फिर उनका रूम दिखाकर उनसे कहती है, भैया भाभी का अच्छे से ख्याल रखना। और भाभी आपको कुछ भी चाहिए हो या किसी भी तरीके की मदद की जरूरत हो तो बस एक बार बुला लेना मुझे। थैंक यू डिम्पल, आपने माँ जी के सामने हमें सपोर्ट किया। भैया भाभी बहुत अच्छी है, आप देखना एक दिन माँ भी जरूर मान जाएगी। और भाभी मैं आपकी पूरी मदद करूँगी। शुक्रिया बाजी। भाभी माँ सुन लेंगी तो गुस्सा करेंगी, पर हाँ आप मुझे अकेले में बुला सकती है, पर सबके सामने नहीं। सुबह के 5 बजे जोया नमाज कर रही होती है कि तभी सरोज उसके कमरे के बाहर से गुजरती है और जोया को देखकर मुंह बनाकर वहाँ से चली जाती है। कुछ ही देर के बाद वो रसोई में सबके लिए चाय नाश्ता बनाने लगती है। तभी वहाँ पर उसकी सास सरोज आ जाती है और गुस्से से बोलती है, अरे क्यों आई है तू यहाँ पर? किसने दी तुझे यहाँ आने की इजाजत? वो माँ जी, हम तो आपकी मदद ही करना चाहते थे। कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद बना सकती हूँ अपना खाना। और हाँ, तेरे हाथ से तो मैं एक गिलास पानी भी ना पीऊं। पता नहीं क्या क्या खाते रहते हो तुम सब, मांस मच्छी। छी छी, अरे तू तो मेरी रसोई अशुद्ध कर देगी, निकल यहाँ से। पर माँ जी, हमारी अब शादी हो चुकी है, हम इस घर के सदस्य हैं और कौन सा ऐसा धर्म है जहाँ मांस मछली नहीं खाया जाता? हर धर्म हर वर्ग के लोग ये खाते हैं। फिर आप ऐसे हमें क्यों कह रही हैं? और हम वादा करते हैं कि आज के बाद हम नॉनवेज को हाथ भी नहीं लगाएंगे और ना ही कभी खाएंगे। अरे मुझे मत सिखा कि क्या सही है और क्या गलत। इस तरह सरोज उसे खरी खोटी सुनाती रहती है और उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। वक्त बीतता जाता है। सरोज छत से कपड़े लेकर आ रही थी कि तभी सीढ़ियों से उसका पैर फिसल जाता है और वो सर के बल जमीन पर खून में लथपथ गिर जाती है। उसकी आवाज सुनकर जोया उसे देखती है और जल्दी से सर पर कपड़ा बांध देती है। साथ ही डिम्पल को भी बुलाती है। डिम्पल एम्बुलेंस को कॉल करती है और कुछ ही देर के बाद जोया और डिम्पल अपनी माँ को लेकर हॉस्पिटल पहुँच जाती है। सरोज के कुछ टेस्ट किए जाते हैं और डॉक्टर उसका चेकअप करने के बाद बताते हैं, मिसेस जोया, आपकी मदर इन लॉ का खून बहुत बह चुका है, जिस वजह से उनको खून की बहुत जरूरत है। आप अपने हस्बैंड या घर के किसी और सदस्य को तुरंत बुलाइए। जी आप फिक्र मत कीजिए डॉक्टर, हम अभी उन्हें बुलाते हैं। जोया डिम्पल के पास जाकर उसे डॉक्टर की कही हुई सारी बातें बताती है और डिम्पल ब्लड सैंपल दे देती है, तो सरोज से उसका ब्लड ग्रुप मैच ही नहीं करता। जिसके बाद जोया अमन को भी कॉल करके सारी बात बता देती है और वो भी भागा भागा ऑफिस से हॉस्पिटल पहुंचता है। जिसके बाद डॉक्टर उसका ब्लड सैंपल लेते हैं, लेकिन उसका ब्लड ग्रुप भी उसकी माँ से मैच नहीं होता। तभी अमन घबराते हुए बोलता है, जोया, अब हम क्या करें? माँ का ब्लड ग्रुप न मुझसे मैच हुआ न डिम्पल से। अब हम क्या करें? ब्लड बैंक में भी ब्लड नहीं है। अमन आप चिंता मत कीजिए, अल्लाह ने चाहा तो सब राजी होगा। आप सब्र कीजिए, हमने अभी तक अपना ब्लड टेस्ट नहीं करवाया है, एक बार हम भी टेस्ट करवा लेते हैं, क्या पता हमारा ब्लड उनसे मैच हो जाए। भैया भाभी सही कह रही है, भाभी आप जाइए, मैं हूँ भैया के पास। जोया डॉक्टर के पास जाती है। जोया का ब्लड ग्रुप सरोज के ब्लड से मैच कर जाता है और डॉक्टर जल्दी से फिर सरोज को ब्लड चढ़ा देते हैं।
कुछ ही देर के बाद सरोज होश में आती है और डॉक्टर जोया को थैंक्स कर ही रहे होते हैं कि सरोज थोड़ी बेहोशी में ही उन दोनों की बातें सुन लेती है और फिर से बेहोश हो जाती है। 2 दिन यूं ही बीत जाते हैं। अमन और जोया सरोज को घर ले आते हैं कि तभी सरोज जोया से कहती है, जोया, तूने मुझे अपना खून दिया, आखिर क्यों? वो माँ जी, आपकी हालत उस वक्त बहुत खराब थी और कहीं से भी आपके लिए ब्लड नहीं मिल रहा था, इसीलिए हमने अपना खून देकर आपको बचाया, क्योंकि आपकी जान से ज्यादा जरूरी हमारे लिए कुछ भी नहीं है। कोई धर्म, कोई जात कुछ मायने नहीं रखता सिवाय इंसानियत के। इतनी बात सुनकर सरोज भावुक हो जाती है और उसे अपनी गलती का बहुत पछतावा होता है कि वो अपनी बहू को लेकर कितनी बड़ी गलतफहमी में थी। उसे समझ आ जाता है कि धर्म और जात पात में कुछ भी नहीं रखा है, इंसान का रिश्ता दिल से होना चाहिए। इस तरह सरोज अपनी बहू से माफी मांगती है और उसे अपनी बहू के रूप में स्वीकार भी कर लेती है और फिर सभी लोग एक साथ मिलकर एक ही छत के नीचे खुशी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।